नमस्ते दोस्तों। नेशन फर्स्ट सिविल सर्च के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो जो बच्चे मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना कि 2018 में मैंने अपना ग्रेजुएशन सूरत के सर केपी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया हुआ था। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी और 2 साल के मेरे अनुभवों से मुझे बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला है और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली रीजनल मीडियम के बंदों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास मटेरियल्स होते नहीं है। लेकिन इन सारे मुद्दों के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कशन कर लिया है, तो आप उनको जाके अप्रोच कर सकते हो। हमारी जो सीरीज चल रही है यूपीएससी 2020 प्री के हिसाब से, उसमें से तकरीबन मैंने 8-10 वीडियो अपलोड कर लिए है। आप उनको जाके देख सकते हो क्योंकि वो 2020 प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो करंट इवेंट्स बने हुए हैं और उनकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है पूछे जाने की। और ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ और मेरा ये पहला अटेम्प्ट होने जा रहा है। और बहुत से मेरे फ्रेंड्स से या फिर मेरे जो कुछ टीचर्स हैं, फ्रेंड सर्कल से मेरे, उनके गाइडेंस के बाद या फिर जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंस है जो करंट्स में आते हैं या फिर पास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको एनालिसिस करके और अपने खुद की सेल्फ स्टडी के करने के बाद मैंने लेक्चर सीरीज चालू की है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये प्लेटफॉर्म मैंने गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए चालू किया था, उनके लिए चालू किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। लेकिन फिलहाल स्टॉप कर दिया है मैंने प्री के हिसाब से, क्योंकि मैं खुद प्री के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। तो अपने सेल्फ स्टडी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सके कि कुछ बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपरेशन उनकी तो हो चुकी है, लेकिन यदि आप मेरा चैनल देख रहे हो, यदि आपके सामने से कोई टॉपिक ऐसा हो कि जो आपके रिवीजन के टाइम में रह गया हो, तो आप इसके थ्रू कवर कर सकते हो। या फिर ये आपने पढ़ भी लिया हो तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा, तो बेटर है और नए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं प्री के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है कभी कभार। तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लेंथ हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब कुछ फैसिलिटीज़ ज़रूरी होती है। लेकिन मैं बहुत लिमिटेड सोर्सेज में ये मेरा चैनल में स्टार्ट किया हूँ लॉकडाउन के पीरियड में, ठीक है। तो जितना हो सके उतना मैं आप तक मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जान सकते हो। और आपको यदि कोई किसी भी तरह का डाउट हो, दिक्कत हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है ऑलरेडी। इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स फॉर मी। बहुत मज़ा आती है इसमें, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते रहते हैं एमपीज एमएलएस सरकार कैसे काम कर रही है, क्या क्या हो रहा है, ओके। और लॉकडाउन में कैसे कैसे इश्यूज चल रहे हैं आप सभी लोगों को मालूम भी होंगे, ठीक है। तो उन सारे मुद्दों को साइड पे रखते हैं। हमारे जो 2020 की जो प्रीलिम्स के हिसाब से जो सीरीज चल रही है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स का मेंशन कहाँ पे किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3 में। देखो, मैंने पॉलिडे का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, उसमें मैंने डिस्क्रिप्टिवली समझा दिया है कि कितने पार्ट है, कितने शेड्यूल है, क्या है, ठीक है। तो आप पहले वो वीडियो जाके देख सकते हो। मैं करंट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो। तो देखो, पार्ट 3 में आर्टिकल कौन से 12 से 35 तक। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल हाल हाल फिलहाल में 25 पार्ट है, ठीक है। तो उनमें से जो 3 नंबर का जो पार्ट है कौन सा है, फंडामेंटल राइट्स। उनके फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में है, कौन से आर्टिकल कवर होते हैं 12 से लेके 35 तक, ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, पार्ट 3 कोल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। देखो, एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या हुआ करता था कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और डॉक्यूमेंट, ये मैग्ना कार्टा एक तरह का डॉक्यूमेंट था, दस्तावेज था, ऑफ ब्रिटेन, उस समय की सरकार का। कब, कौन से समय का, इन 1215 एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसको हम हिंदी में ईस्वी बोलते हैं। और यदि जो आप गुजराती मीडियम के बंदे देख रहे तो उनको मैं बोल देता हूँ ईस्वी सन, उसको बोला जाता है, ठीक है। ईस्वी और गुजराती में ईस्वी सन। तो 1215 ईस्वी में क्या था कि उस समय के जो ब्रिटिश किंग थे, कौन, जॉन नाम था उनका, क्या नाम था, किंग जॉन। तो उन्होंने अपने देश के लोगों की कुछ डिमांड्स थी, उनके जो कुछ राइट्स जो वहाँ की पीपल डिमांड कर रही थी कि हमको इस तरह के राइट्स चाहिए। तो वहाँ की पब्लिक और वहाँ के राजा के बीच ऐसे वाद विवाद या फिर संघर्ष चलता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन जो राजा थे किंग जॉन, उन्होंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया था अपने देश के लोगों को कुछ अधिकार देने के लिए। जिस तरह आज भारत में हमको फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है, उसी फंडामेंटल को वहाँ पे उस टाइम पे क्या नाम दिया गया था, मैग्ना कार्टा, ओके। तो एक डॉक्यूमेंट था वो, ठीक है।
ये डॉक्यूमेंट क्या था, एक तरह का एग्रीमेंट बोल सकते हो आप, एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल एंड किंग जॉन। ओके, तो वहां के लोग, वहां की प्रजा और राजा के मध्य क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था और एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था जिसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा मतलब दूसरा कुछ नहीं है, नागरिकों के जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उसी को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और भारत में यदि आपको यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना है पार्ट 3। कभी कभार आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं यूपीएससी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड या फिर कौन सा टर्म ऐसा है कि जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो क्या आएगा आपका फंडामेंटल राइट्स। ओके, पार्ट 3। तो देखो, हियर राइट्स ऑफ पीपल वेर एक्सेप्टेड, क्या था, लोगों के अधिकार को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ब्रिटेन में सबसे पहले जब ये मैग्ना कार्टा बना था, लोगों को अधिकार दिए गए थे, तो तब से लेकर के पूरी दुनिया में ये अधिकारों की मांग बढ़ती गई थी और सभी देशों में अलग अलग अपने हिसाब से जब देश आजाद हुए तो उन्होंने अपने अधिकार अपने संविधान में या फिर अपने जरूरी दस्तावेजों में उन्होंने शामिल कर लिए। ठीक है, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम उसको साइड पे रखते हैं। ठीक है, प्रेजेंस के हिसाब से देखो, इंपॉर्टेंट फॉर मटेरियल एंड मॉरल डेवलपमेंट। देखो, फंडामेंटल राइट्स हमको तो दिए तो गए, भारतीय संविधान के द्वारा हमको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स किस चीज के लिए है, इंपॉर्टेंट फॉर मटेरियल एंड मोरल डेवलपमेंट। आप बोलोगे सर मटेरियल मतलब क्या, मटेरियल मतलब कि भौतिक, मतलब कि आपका हर क्षेत्र में विकास हो, आर्थिक आर्थिक क्षेत्र से भी विकास हो, आपका सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल फील्ड में आपका डेवलपमेंट हो। ओके, सोसाइटल जो इश्यूज है वो आपकी सोल्व हो, यानी कि मतलब आपकी गरीबी की जो समस्या है वो दूर हो सके, मतलब कि आपको अच्छे से न्यूट्रिशनल आहार, जो पोषक युक्त आहार है वो आपको मिलना चाहिए। तो ये सारा मटेरियल डेवलपमेंट आपको होना चाहिए। दूसरा, मोरल डेवलपमेंट, मोरल यानी कि नीति के अनुसार, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचारी करके पैसे कमा लिए या फिर टैक्स चोरी करने लगे, तो इस तरह का डेवलपमेंट नहीं। फंडामेंटल राइट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंट्री का डेवलपमेंट किस तरह होना चाहिए, मोरल के बेस पे और मटेरियल बेसिस पे। ओके, मतलब सर्वांगीण विकास होना चाहिए और नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज की उसका मेन इंटेंशन ओके ऑब्जेक्टिव है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब क्या होता है, दैट इज आउट ऑफ द पार्ट। देखो, अब फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, तो फिर आप बोलोगे तो सर फंडामेंटल राइट यदि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स राइट्स क्यों नहीं कहा जाता है। देखो, फंडामेंटल पार्ट्स जो आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हुए हैं वो फंडामेंटल इसलिए कि वो भारत के हर नागरिक को दिए जाते हैं किसी भी हालत में। यदि इन आर्टिकल में मेंशन किए हुए किसी भी तरह की जोगवाई का प्रोविजन का उल्लंघन हो तो नागरिक, भारत देश का हर नागरिक आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ऐसा नहीं कि पहले पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, फिर हाई कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा इतना लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। फंडामेंटल राइट्स नाम से पता चलता है फंडामेंटल है, मतलब कि मूलभूत अधिकार है। यदि इनका किसी भी तरह से वायोलेशन होता है, हनन होता है, यदि आपको ये अधिकार से वंचित किया जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इसलिए उनको फंडामेंटल नाम दिया गया। ठीक है, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो आप बोलोगे कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मतलब क्या होता है, वैसे अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स तो 12 से 35 में अलग से दिए गए। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कोई राइट्स दिए गए वो कौन से कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक अधिकार। गुजराती में वो कहूँ तो उसको क्या बोला जाता है, बंधनीय अधिकारों। ठीक है, देखो नेक्स्ट, आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने को मिल रही है, जिनको नहीं आते वो सीख सकते हैं वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का एग्जाम्पल देखना हो तो आप देख सकते हो, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300 ए, आर्टिकल 300 ए में जो मेंशन किया गया राइट टू प्रॉपर्टी, वो आपको कौन सा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। संविधान के तहत आपको अधिकार दिया गया है, आपके पास कोई जमीन हो, संपत्ति हो, किसी भी तरह की आपके पास मिलकत हो, के एसेट हो, तो आपका क्या है, वो संपत्ति का अधिकार है। देखो, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय क्या था, संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन भारत में बहुत से लोग ऐसे थे जो गरीब थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, खेत जिनके पास जमीन नहीं थी खेती करने के लिए, बहुत सारी गरीबी थी, भूखमरी थी हमारे देश में। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान ओके लैंड, जिनके पास नहीं है उनको लैंड प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने भूदान मूवमेंट चालू किया था। ठीक है, जमीन को दान करने के लिए, लैंड ग्रांट सिस्टम। तो
उसी तरह क्या था कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में उसको ऐड कर दिया गया, फिर उसको कैसा राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो लीगल एंड स्टैट्यूटरी राइट्स। अभी देखो अलग तरह के राइट्स है, लीगल और स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, पॉलिटी के पहले वीडियो में आप देख सकते हो, नाम से ही पता चल रहा है स्टैट्यूट यानी कि कानून, कायदे से बना। अब कानून बनाने वाला कौन है, यदि आप केंद्र सरकार की बात करो तो पार्लियामेंट मानने के संसद, और यदि राज्य सरकार की बात करो तो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका विधानसभा, ओके, जिसको लेजिस्लेचर बोला जाता है, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्सेसिबल बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी तरह का कायदा या कानून बनाती हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसके तहत जो अधिकार मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, लीगल राइट्स या फिर स्टैट्यूटरी राइट्स। उसका बेस्ट एग्जांपल देखो, ऐसा तो कई सारे हैं लेकिन मैं आपको प्री के हिसाब से आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं जिनको मालूम नहीं है कि ये वर्ड्स के डिफरेंस क्या है, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे। ठीक है, जैसे कि देखो आप मैटरनिटी लीव राइट्स, पता है ना महिलाओं को अभी पिछले कुछ महीनों में या फिर लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जो मैटरनिटी लीव्स होती है महिलाओं को, जब गर्भवती महिला जो कंपनी में काम करती है उसको जो विक्स 26 वीक्स उसको लीव दे दी गई है। अब मतलब कि कोई भी महिला यदि किसी कंपनी में काम करती है, यदि वो महिला गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो यदि वो 26 हफ्ते तक कंपनी में नहीं भी जाएगी फिर भी उसकी पगार में या फिर सैलरी में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। तो ये किस तरह का कानून, एक प्रकार का लीगल है, कानूनी है, कानून से पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, इसी तरह बहुत सारे स्टेट्स के भी अपने अलग अलग लॉज होते हैं, ठीक है, कानून होते हैं। नेक्स्ट देखो नोट, नोट यानी कि इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 अनुच्छेद किसके बारे में बात करता है, राइट टू वोट एंड रजिस्ट्रेशन इन इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल यानी कि वही मतदाता सूची जिसको बोलते हैं ना, मतलब आप किसी राज्य में हो या फिर किसी राज्य की किसी सिटी में हो या फिर ग्राम पंचायत के किसी मेंबर में हो आप, तो आप किस एरिया से या फिर किस राज्य से आप बिलोंग करते हो, तो आप किस राज्य की सूची में आपका नाम है, तो उसके बारे में या फिर आपका वोटिंग राइट किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 326 में। ठीक है, ये प्री के हिसाब से याद रखना, शॉर्ट में आपको याद रखना तो इतना याद रख सकते हो, आर्टिकल 326 रिलेटेड टू राइट टू वोट एंड रजिस्ट्रेशन इन इलेक्टोरल रोल। ओके, नेक्स्ट देखो राइट टू वोट इज अ लीगल राइट। देखो यूपीएससी ज्यादातर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती। देखो 2 नंबर का टॉपिक भी मैंने आपको नीचे समझाया हुआ है, मैं बताता हूँ किस तरह से। राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। अब आप बोलोगे कि सर मत का अधिकार तो हमें संविधान के द्वारा प्राप्त होता है, बंधारण के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन से, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए। जब, लेकिन याद रखना जब आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन यूपीएससी आपसे जब क्वेश्चन पूछती है तो आपको सबसे ज्यादा लॉजिकल जो एक्सेसिबल आंसर होता है, मतलब जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल आंसर होता है उसी को चूज करना पड़ता है। मान लो कि आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएगी कि भाई राइट टू वोट इज विच काइंड ऑफ राइट, तो नीचे ऑप्शन दिए लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ओके, या फिर लीगल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, या फिर नन ऑफ द अबव, ऐसा किसी तरह की 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपको टिक नहीं करना है, आपको टिक करना है हमेशा लीगल राइट। क्यों? क्योंकि लॉ के द्वारा आपको, जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल 326, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो 326 के द्वारा क्या है, राइट टू वोट और इलेक्टोरल रोल्स में आपको क्या है कि पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा आपका नाम उस सूची में दर्ज किया जाता है लॉ पास करके। 18 साल के ऊपर यदि आपकी एज हो तो आप एलिजिबल होते हो वोटिंग के लिए, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है, ज्यादातर फंड राइट टू वोट आपको क्या कहना जाएगा, लीगल राइट, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट 2005। आप इस राइट को भी फंडामेंटल राइट समझे या फिर लीगल राइट समझे, तो देखो उसके ऊपर दो मत है। एज पर सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इट्स फंडामेंटल, इट्स यानी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो कौन सा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 एंड 21, जो अनुच्छेद 20 और 21 है उसके तहत यदि आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो राइट टू वोट है वो कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फ्रेंड्स 2 सेकंड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आगे का समझा दूँ।
आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो देखो, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है कि यदि हम अनुच्छेद 19 और 21 के संदर्भ में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इंटरप्रिटेशन किया हुआ है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट है, मतलब हर किसी को इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन दूसरी ओर देखो आपने, अब दूसरी ओर देखो, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशियरी, और पार्लियामेंट किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का। ओके, लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो क्या किया, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है और उसके तहत उन्होंने क्या पास किया, एक एक्ट बना दिया, लॉ पास करके, बिल पास करके, उसको बोलते हैं आरटीआई एक्ट 2005। इट्स अ लीगल राइट। अब एक बाजू मैंने गुजराती में बोला, एक और देखो तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन पार्लियामेंट ने लॉ पास करके एक एक्ट बना दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और वो कैसा एक्ट है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। तो जब यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन किस तरह का अधिकार है, तो आपको हमेशा क्या टिक करने का है, लीगल राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन तो किया हुआ है, लेकिन हमें संसद के द्वारा या फिर किसी राज्य के द्वारा बनाए कानून को ही फॉलो करके चलना है। तो आप क्या टिक करोगे एग्जाम में, लीगल राइट। समझे? नए बच्चों को मैं इतना डीप में समझा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनको हर वर्ड का मीनिंग पता है, उन लोगों के लिए तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ के हट जाना है। ठीक है, या फिर यदि आपको कोई टॉपिक समझना हो तो मैं मेरा वीडियो आप पूरा देख सकते हो। ये मैं नए बच्चों के लिए मैं इतना डीप में समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो। नेक्स्ट नोट, अब नोट देखो, अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स। यदि आपको फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करना है तो याद रखना, कैन ओनली बाय 2/3 मेजोरिटी ऑलवेज। हमेशा से यदि किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट जो अनुच्छेद 12 से 35 में जो कोई फंडामेंटल राइट आता होगा, और यदि आपको उसमें अमेंडमेंट करना है तो आपको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी से आपको उसे पास कराना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर 2/3 मेजोरिटी मतलब किस तरह की मेजोरिटी? अब देखो, मैंने आपको पहले कहा मैं प्रे के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट ही टॉपिक इतना लंबा है कि उसको पढ़ाने में महीने से ज्यादा का समय निकल जाता है। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो छोड़ दो। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए फ्री के फैक्ट के हिसाब से कि 2/3 मेजोरिटी से ही फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, ओनली विद द 2/3 मेजोरिटी। ओके, ऑलवेज, हमेशा याद रखना, ओनली। नेक्स्ट देखो, अमेंडमेंट इन अदर राइट्स। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, फंडामेंटल राइट्स आपको 2/3 मेजोरिटी से ही पास करवाना पड़ेगा, तभी उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। लेकिन उसके अलावा जो राइट्स कौन से, जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, फिर लीगल या फिर स्टैट्यूटरी राइट हो गया, मतलब पार्लियामेंट या फिर राज्य की विधायिका ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया कोई भी कानून होगा तो किसी भी तरह की मेजोरिटी से वो पास हो जाएगा। देखो, कैन बी डन विथ सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी यानी कि 50% से ऊपर के विधायकों ने, एमपी एमएलए ने उनको अपनी परमिशन अप्रूवल दी थी, फिर भी वो बिल पास हो जाएगा और एक्ट बन जाएगा। ठीक है, और उस एक्ट में अमेंडमेंट भी हो जाएगा उस प्रोविजन में। नेक्स्ट देखो, जॉन लॉक, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए फैक्चुअल डेटा, यूपीएससी का कोई भरोसा होता नहीं है, तो आप उस चीज को ध्यान रखना। मैं वीडियो देख के कुछ नोट्स बना रहा था, बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने, तो सोचा कि आप लोगों को भी बता दो। तो याद रखना प्री के हिसाब से कि ये फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो देखो, एक जॉन लॉक नाम करके एक इंसान थे, कौन थे, ब्रिटिश फिलोसोफर्स। देखो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जैसे कि हम सबको मालूम है, ब्रिटेन ने, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा कि जहाँ पे शायद ब्रिटेन ने राज नहीं किया होगा। तो एक ब्रिटिश ऐसे फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, जॉन लॉक। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी दिया था, किसका, नेचुरल राइट्स का। नेचुरल राइट्स यानी कि ऐसे अधिकार कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, मतलब हर तरह के अधिकार आपको मिलेगी। मतलब कि आप कुछ भी बोलोगे, किसी भी तरह के आप कपड़े पहन सकते हो, या फिर हर तरह की चीजें जो नेचुरल है, मतलब इंसान जन्म से ही उसको जिस तरह जिंदगी जीने का वो उसकी इच्छा हो, उस तरह वो जिंदगी जी सकता है, उसको क्या बोलते हैं, उस तरह के राइट को सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो नेचुरल राइट्स। बाकी इसका यदि आपको डिटेल जानना हो तो आधे एक घंटे तक भी मैं आपको इसको ऊपर एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ एग्जाम्पल देके, लेकिन हमें प्री के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो क्या नेचुरल राइट्स का नेक्स्ट मीनिंग देखो यहाँ पे, मतलब ठीक है, तो ध्यान में रखना, नेचुरल राइट्स मतलब वही कि आपको हर तरह की स्वतंत्रता है कि आप किसी भी तरह का एक्टिविटी कर सकते हो, किसी भी तरह की आप बयान दे सकते हो, भाषणबाजी कर सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन वो हर देश में अलग अलग तरह की आज़ादी होती है। भारत में आज़ादी के नाम पे क्या होता है सबको मालूम है, और उसके ऊपर कैसे कैसे एक्शन लिए जाते हैं। ठीक है,
जो बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी पढ़ चुके हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उनकी बात करूँ उनको सबको मालूम है। और जो लोग न्यूज़ को फॉलो करते हैं, जिन लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उन लोगों को समझ में आता है। लेकिन नए बच्चों को फिलहाल टाइम लगेगा कि नेचुरल राइट्स क्या होता है, नेचुरल जस्टिस क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है। ये सब हैवी वर्ड्स होते हैं, क्योंकि जुडिशियरी एक बहुत हैवी होती है, ठीक है। हैवी मतलब वजन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, जुडिशरी के डॉक्यूमेंट्स को या फिर उनके किसी भी तरह के वर्डिक्ट्स को, उनके जो कुछ निर्णय होते हैं उनको समझना बड़ा कठिन होता है, क्रिटिकल होता है। मेरा शॉर्ट में कहने का मतलब है लॉ से, ओके। तो ध्यान देखो, हमें प्रीकेस के हिसाब से पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स के ऐसे कौन कौन से तरह के लक्षण है, तो देख लेते हैं उसकी लाक्षणिकताएं कौन सी है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट यानी कि असीमित। देखो मैंने हिंदी में लिख भी दिया है बाजू में, सॉरी नहीं लिखा, भूल गया मैं, ओके। लाइक नेचुरल जस्टिस, जैसा कि मैंने आपको कहा, नेचुरल मतलब कि अब नेचर के द्वारा आपको जो जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो कैसा है, असीमित है, ओके। जितना चाहो उतना मन भर के आप यूज कर सकते हो, बोल सकते हो। अब आप पैदा हो चुके हो, ठीक है, तो अब मरोगे नहीं तब तक आप कुछ भी कर सकते हो, बोल सकते हो, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, फ्रीडम है आपको। लेकिन उस फ्रीडम कितने हद तक आपको मिलनी चाहिए वो आपका संविधान तय करेगा। फिर आप किसी को भी गाली बक दोगे, अपने सामने वाले आने वाले हर इंसान को, ए चल इधर आ। मतलब पता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पे हमारे देश में बहुत से, कोई किसी को गाली गलौज कर देता है, किसी को कोई भी बोल देगा, अनटचेबिलिटी होती है, तो ऊपरी जाति का है, नीची जाति से है, मतलब फिर कभी कभार मानहानि का मुकदमा भी किया जाता है। आपने देखा होगा पीछे ऐसा हुआ था, अरुण जेटली जी ने केजरीवाल जी के ऊपर कोर्ट ऑफ सॉरी मानहानि का मुकदमा उन्होंने लगा दिया था, ओके। इसलिए जुर्माना भी भरना पड़ा पड़ा था अरविंद केजरीवाल जी को, ठीक है। उस मुद्दों को साइड पे रखते हैं, हमें सिर्फ प्री के हिसाब से पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट लाइक नेचुरल राइट्स, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। आप ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी बोल दो, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। यदि आप संविधान की मर्यादाओं के बाहर जाके या फिर भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाओगे, या फिर भारत की अस्मिता के ऊपर, या फिर भारत के राष्ट्र के विरोध में आप किसी भी तरह के नारे लगाओगे, जैसा कि टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे नारे आपने सुने होंगे, जो जेएनयू उसके लिए फेमस है, ठीक है। वो सारे मुद्दे पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग ज्यादा है। हमें सिर्फ समझना है कि आपको इतना भी अधिकार नहीं कि आप देश विरोधी नारे लगाओ, ठीक है। आपको नेचुरल जस्टिस मिला है, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ओके। नेक्स्ट देखो, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल और जस्टिसेबल। इसका मतलब क्या होता है कि एनफोर्सेबल है, मतलब कि यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो, आपके कानूनों का, यदि आपके अधिकारों का हनन हो सकता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 332 के तहत जा सकते हो। और यदि यदि आप हाई कोर्ट में जाना चाहते हो तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं हो, यदि आपके किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, लेकिन स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में, ओके। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन कैरेक्टर एंड अदर्स आर पॉजिटिव। जो कोई शब्द है ना, समझाने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, इसलिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव, ज्यादातर जो फंडामेंटल राइट्स जो 12 से 35 में आपको दिए गए वो नेगेटिव इन नेचर है। मतलब कि यदि केंद्र सरकार को या फिर पार्लियामेंट को या फिर देश की सरकार को ऐसा लगा कि इस देश की प्रजा फंडामेंटल राइट्स का कुछ हद से ज्यादा दुरुपयोग कर रही है, भारतीय अखंडता के लिए नुकसान पैदा करने वाली है, या फिर दंगे या फिर भड़काऊ भाषण देने लगी है देश की प्रजा, तो सरकार को जरूर पड़े या फिर सुप्रीम कोर्ट को जरूर पड़े तो ऐसे बयान दे सकती है कि, या फिर पार्लियामेंट ऐसे लॉ बना सकती है कि जिससे कि ऐसी घटनाएं को रोक सके हम, ठीक है। तो क्या है, ज्यादा फंडामेंटल राइट्स कैसे नेगेटिव इन कैरेक्टर है, सरकार जब चाहे तब आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है, ठीक है, उतना अधिकार है। इसलिए कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, अदर्स आर पॉजिटिव। कुछ क्या है, पॉजिटिव है, आपको आजादी है, आप कहीं पे भी घूम सकते हो, कहीं पे मतलब किसी के भी घर में नहीं, बगीचे में जा सकते हो, मंदिर में जा सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो अपने हिसाब से, ओके। इतने फ्रीडम आपके, तो कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। सम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, कुछ सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही अवेलेबल है, विदेशी नागरिकों के लिए अवेलेबल नहीं है। अब वो कौन से है क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है।
अदर्स आर अवेलेबल टू ऑल। और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सभी लोगों को अवेलेबल है, जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को नहीं, जो विदेश से यदि कोई इंसान भारत में आके रहता है थोड़ी देर के लिए भी, तो उसके लिए भी फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है। आप कौन कौन से उसकी डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और लास्ट देखो, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो स्टेट यानी कि सरकार, जो सरकार के खिलाफ होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार सत्ता में होती है तो क्या करती है, कभी कभार लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए या फिर प्रेशर करने के लिए बिन जरूरी या फिर गलत तरीके से कायदे कानून बना देती है लोगों का शोषण करने के लिए। तो स्टेट के अगेंस्ट में भी फंडामेंटल राइट्स काम करते हैं, ठीक है। और सम अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कुछ लोग होते हैं ना सोसाइटी में से जो अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना चाहते हैं कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन इन द एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम कोई नहीं है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है। तो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट है, और कुछ राइट्स कैसे हैं कि स्टेट्स के भी अगेंस्ट है। तो यूपीएससी में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। तो ये सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि सिर्फ स्टेट नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में भी कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। यानी कि यदि मैं किसी अन्य इंसान की प्राइवेट लाइफ को डिस्टर्ब करता हूँ या फिर कि उसके किसी अधिकार का हनन करता हूँ, उसको गाली गलौज करता हूँ, तो मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल हुआ, तो मेरे खिलाफ भी मैंने जिसके ऊपर अपराध किया है, जिसके साथ मैंने अपराध किया है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। तो ये रहे फंडामेंटल राइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आज फिलहाल इतना ही रखता है, शायद वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह की दिक्कत होगी, डाउट्स हो गए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, जय हिंद, जय भारत।